चालू कीजिए। चलिए दोस्तों, तो अगला चैप्टर, और अल्लाह अल्लाह ने काफी बड़ा चैप्टर है, और चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण। अरे अल्लाह शांत करो ना जी, बातचीत बंद करिए। अरे लंबू, आगे आगे। नियंत्रण एवं समन्वयन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वयन। और हर चैप्टर की भांति इसमें भी पहले आपको बोटनी वाला पार्ट यानी प्लांटों के संदर्भ में हम पढ़ेंगे, और फिर हम मानव के शरीर पर विचार करेंगे। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वयन। सजीवों के शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय करने की भी व्यवस्था होती है, लेकिन यह व्यवस्था क्यों होती है इसको हम पहले समझ लेते हैं। दोस्तों, कोई भी जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, कोई भी बहुकोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय की हम बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? यानी कि नियंत्रण एवं समन्वय की प्रक्रिया एक कोशिकीय जीवों में जरूरत की नहीं होती है। उनके शरीर इतने विकसित, इतने ज्यादा कार्य करते नहीं है, इसलिए एक कोशिकीय जीवों में नियंत्रण एवं समन्वय की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह आवश्यकता नियंत्रण एवं समन्वय की आवश्यकता किन जीवों में होती है? बहुकोशिकीय जीवों में होती है। किन जीवों में होती है? बहुकोशिकीय जीवों में होती है, बहुकोशिकीय जीवों में होती है। और क्यों होती है? तो जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है दोस्तों, उन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कई तंत्र होते हैं। जैसे आप पढ़े हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं, ठीक है। आप ये भी पढ़े हैं कि रिस्पायरेटरी सिस्टम होते हैं, आप ये भी पढ़े हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, और अभी तुरंत आप पढ़े हैं कि क्या होते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम होते हैं। तो एक बहुकोशिकीय जीवों के शरीर में कई सारे तंत्र होते हैं। पाचन तंत्र होते हैं, श्वसन तंत्र होते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र होते हैं, उत्सर्जन तंत्र होते हैं। और इन तंत्रों का काज एक दूसरे से क्या होते हैं? अलग होते हैं। होते कि नहीं होते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम का काम पाचन करना है, रिस्पिरेटरी सिस्टम का काम श्वसन करना है, सर्कुलेटरी सिस्टम का काम उपयोगी पदार्थों को हर कोशिकाओं तक पहुंचाना है, अनुपयोगी पदार्थों को कोशिका से निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाना है, जहां से वो शरीर से बाहर हो जाए। और नहीं, ये काम तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का है। सर्कुलेटरी सिस्टम का काम सिर पर पहुंचाना है। तो आप समझ रहे हैं बातों को कि नहीं कि एक बहुकोशिकीय जीवों के शरीर कई तंत्रों से मिलकर बना होता है। अब ये तंत्र अलग अलग कार्य को संपन्न करते रहते हैं, और इनके कार्यों के ऊपर अगर नियंत्रण स्थापित न किया जाए, इनके कार्यों के बीच समन्वय स्थापित न किया जाए, तो एक सजीवों के शरीर का जिंदा रहना संभव नहीं है। एक सजीवों के शरीर का जिंदा रहना संभव नहीं है। अब आप कहिएगा कि इनके कार्यों के बीच नियंत्रण रखना क्यों आवश्यक है? आप जानते हैं कि जब आप दौड़ते हैं तो आपके श्वसन में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। आप जब सोचते हैं आपके श्वसन की प्रक्रिया क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए कि एक कंट्रोलिंग सिस्टम है जो बढ़ा रहा है श्वसन को जरूरत पड़ने पर, और घटा रहा है जरूरत पड़ने पर श्वसन को। अगर वो कंट्रोलिंग सिस्टम न रहता, अगर श्वसन हमेशा कांस्टेंट होता, तो यकीन मानिए आप सही से दौड़ नहीं पाते, सही से सो नहीं पाते। इसलिए कंट्रोलिंग जरूरी है। तो हर तंत्र कार्य कर रहे हैं, हर तंत्र कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनके कार्यों पर नियंत्रण होना अति आवश्यक है। अगर तंत्रों के कार्य पर नियंत्रण स्थापित नहीं हुआ, तो फिर हमारे शरीर का ठीक तरह से कार्य करना संभव नहीं हो पाएगा। तो एक तो आप समझ रहे हैं कि कार्य लगातार होते रहते हैं और उन पर कंट्रोल होना बहुत आवश्यक है, लेकिन और भी ये भी जानिए कि इनके कार्यों पर सिर्फ नियंत्रण होना जरूरी नहीं है, बल्कि इनके कार्यों के बीच सामंजस्य स्थापित होना भी जरूरी है। सामंजस्य स्थापित इसलिए होना कि सभी तंत्र कार्य करते हैं, लेकिन सभी तंत्र के कार्य एक दूसरे पर आश्रित हैं। ऐसा नहीं है कि बॉडी में रिस्पिरेटरी सिस्टम गड़बड़ा गया है तो डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक ही रहेगा। एक सिस्टम गड़बड़ाएगा ना, इसका असर पूरे सिस्टम पर पड़ जाता है। दोस्तों, आपको सांस लेने में दिक्कत है तो कहिएगा कोई दिक्कत नहीं, खाना दे दो, खाएंगे क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम सही है। ऐसा नहीं हो सकता। एक सिस्टम गड़बड़ाया, सारा सिस्टम धड़पड़ाया। क्लियर है ना? एक सिस्टम गड़बड़ाया, सारा सिस्टम धड़पड़ाया। इसलिए इनके कार्यों के बीच सामंजस्य स्थापित करना भी बहुत जरूरी है कि सामंजस्य स्थापित नहीं करेगा तो रिस्पिरेशन किसका होता है? पचे हुए भोजन का। परिवहन किसका होता है? पचे हुए भोजन का। अब भोजन पचेगा तब नहीं एक्टिव होगा। अब भोजन पच गया, सर्कुलेटरी को सूचने नहीं मिला है, अब सर्कुलेटरी बैठल है कि आएगा रिपोर्ट तब कुछ करेंगे, रिपोर्ट पहुंच ही नहीं रहा है। क्यों नहीं पहुंचा है? सामंजस्य गड़बड़ा गया है। तो क्या होगा? शरीर काम नहीं करेगा, मृत्यु हो जाएगा। तो जितने भी तंत्र हैं जो शरीर में अलग अलग कार्यों को अंजाम देते हैं, उनके कार्यों पर नियंत्रण जरूरी है एवं उनके कार्यों के बीच सामंजस्य स्थापित करना जरूरी है, नहीं तो शरीर ठीक से काम करेगा नहीं। क्लियर हो गया? तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय, जिसका संबंध मुख्य रूप से किन जीवों में से है? बहुकोशिकीय। तो एक बार पुनः समझिए कि बहुकोशिकीय सजीवों का शरीर कई तंत्रों से मिलकर बना होता है और उन तंत्रों का अलग अलग कार्य होते हैं। उनके कार्यों पर नियंत्रण रखना जरूरी है कि ताकि शरीर ठीक से काम करे, और उनके कार्यों के बीच सामंजस्य स्थापित करना जरूरी है कि ताकि शरीर ठीक से काम करे। अगर सारे तंत्र ठीक है लेकिन कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन गड़बड़ा गया तो शरीर गड़बड़ा जाएगा। दोस्तों, क्लियर हो गया? बात समझ गए ना? तो आप तो ये समझ गए कि सजीवों के शरीर में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, नहीं तो तंत्र जो है आपस में दरपड़ा जाएगा, बॉडी खत्म हो जाएगा। दोस्तों, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। और ये कंट्रोल किस पर होना जरूरी है? भिन्न भिन्न तंत्रों के कार्यों पर होना जरूरी है। कोऑर्डिनेशन किसके बीच होना है? भिन्न भिन्न तंत्रों के कार्यों के बीच कोऑर्डिनेशन होना है। क्या इसके अभाव में सजीवों का जिंदा रहना संभव नहीं है? बिल्कुल संभव नहीं है। दोस्तों, सब तंत्र काम करा, कंट्रोलिंग खत्म खत्म। दोस्तों, खत्म। अब ध्यान दीजिए कि प्लांट, ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड
कोऑर्डिनेशन कितना जरूरी है आप ये समझ रहे हैं ना। सब तंत्र गड़बड़ है, कंट्रोलिंग खत्म, सब कुछ खत्म। मान लीजिए गाड़ी चल रहा है, बहुत अच्छा तरह चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है, ब्रेक के खाली फेल है, क्या होगा? मान लीजिए गाड़ी सब कुछ सही है, एकदम जा रहा है, लेकिन ब्रेक गड़बड़ है, कंट्रोलिंग गड़बड़ है, क्या करेगा? मस्ती में जाते रहिएगा। वही बात शरीर के कंट्रोलिंग व्यवस्था से। जितना महत्वपूर्ण एक मोटर गाड़ी के लिए उनके ब्रेकों का है, उतना ही महत्वपूर्ण सजीवों के शरीर में कंट्रोलिंग का है। तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होना तो जरूरी है, इस बात को हम समझ रहे हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। लेकिन सवाल यह है कि ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन आखिर शरीर में होगा कैसे? तो सजीवों के शरीर में, बहुकोशिकीय सजीवों के शरीर में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की भी व्यवस्था अलग से बनी होती है। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की व्यवस्था सभी बहुकोशिकीय जीवों में होता है, प्लांट में भी होता है और ह्यूमन बॉडी में भी होता है, लेकिन दोस्तों तरीके अलग अलग है दोस्तों। तो समझ गए हम कि सभी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। तो निश्चित तौर पर प्लांट भी आपका मल्टीसेलुलर है और ह्यूमन बॉडी जंतु भी मल्टीसेलुलर है, तो दोनों में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की व्यवस्था होगी, बिल्कुल होगी। लेकिन क्या दोनों में एक ही तरह से कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है? बिल्कुल दोनों में एक तरह से कंट्रोल कोऑर्डिनेशन नहीं होता, अलग अलग तरीके से होता है। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की व्यवस्था पौधों में भी होते हैं और जंतुओं में भी होते हैं, ह्यूमन बॉडी में भी होते हैं, लेकिन उनके तरीके क्या है? अलग अलग है। लेकिन उनके तरीके क्या है? अलग अलग है। अगर आप प्लांट की बात करिएगा दोस्तों, अगर आप प्लांट की बात करिएगा तो प्लांट में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए प्लांट मूवमेंट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? प्लांट मूवमेंट पाए जाते हैं। और दूसरा पाया जाता है प्लांट हार्मोन। दूसरा क्या पाया जाता है? यानी कि पौधों के शरीर में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की व्यवस्था किन किन के द्वारा संपन्न होता है? पूरे पौधे के शरीर को नियंत्रण एवं समन्वित करने का कार्य कौन कौन करता है? प्लांट मूवमेंट और प्लांट। तो पौधे का शरीर कंट्रोल और कोऑर्डिनेट हो रहे, पौधों के शरीर के सभी अंगों पर कंट्रोल और उनके अंगों के बीच कोऑर्डिनेशन की व्यवस्था बनाए रखने के लिए पौधों में कुछ गतियां पाई जाती है और पौधों में कुछ हार्मोन पाए जाते हैं। अगर मानव शरीर के कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की व्यवस्था करिएगा तो मानव शरीर सबसे विकसित जंतु है इस पृथ्वी पर का। मानव में जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की व्यवस्था होती है वो उच्च स्तर की होती है और मानव में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की व्यवस्था के लिए पाए जाते हैं क्या? हार्मोन पाए जाते हैं। और दूसरा पाए जाते हैं नर्वस सिस्टम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? नर्वस सिस्टम। मानव के शरीर में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की व्यवस्था बनाने के लिए क्या क्या होते हैं? हार्मोन। और यानी कंट्रोलिंग व्यवस्था बनाने के लिए मानव के शरीर में एक जटिल तंत्र नर्वस सिस्टम। लेकिन नर्वस सिस्टम का पौधों में क्या पाया जाता है? अभाव पाया जाता है। जहां प्लांट में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का कार्य पौधों की गतियों और पौधों के हार्मोन के द्वारा होता है, वहीं मानव शरीर में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का कार्य हार्मोन और नर्वस सिस्टम। यानी कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की व्यवस्था को समझना है तो आपको इन चारों चीजों को समझना होगा। और इस चैप्टर में हम यही चार टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे: प्लांट मूवमेंट, प्लांट हार्मोन, ह्यूमन बॉडी का हार्मोन और ह्यूमन बॉडी का नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम का पौधे में क्या होता है दोस्तों? अभाव होता है। ये चैप्टर मेरे नोट में नहीं है, नोट में बहुत पहले नहीं होगा, बहुत पहले बहुत कुछ था, बहुत पहले कोचिंग में पढ़ाते थे। क्या पहले था? पहले क्या था? अब बन गया है। नोट जो है बदलते रहता है, कभी कुछ बदल जाता है। अब माँ बहुत विदादी कहते सर पुरनका ले लिया, काहे बदल गया? तोरा काहे बदल गया? ले लो, क्या है कि नहीं? सबसे पटना में सबसे कम खर्चा पढ़ाई पर होता है। विद्यार्थी का क्या पढ़ाने में बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है, सबसे कम खर्च होता है। तब कहता विद्यार्थी फीस बहुत ज्यादा लेता है, एक तो फीस सही से नहीं देता, तब नोट बदलेंगे, नोट काहे बदले? ठीक है, आइए तो इन्हीं चार चीजों को समझना है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन क्यों होता है? कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन क्यों होता है और कैसे कैसे होता है, इस बात को समझे। पौधों में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन किन किन जरिए होता है? क्लियर। अब आपसे पूछेगा कि ये प्लांट मूवमेंट क्या होते हैं, तो प्लांट मूवमेंट पौधों में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की व्यवस्था बनाए रखते हैं। ये हार्मोन क्या है? हार्मोन एक ऐसे पदार्थ है जो सजीवों के शरीर में कौन से कार्य को अंजाम देंगे। ये नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो मानव के शरीर अर्थात जंतुओं में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन को अंजाम देंगे। नर्वस सिस्टम का पौधे में क्या होता है दोस्तों? अभाव होता है। नर्वस सिस्टम का पौधे में क्या होता है? तो आइए दोस्तों पहले पौधे को कंट्रोल करते हैं और उसके बाद हम मानव शरीर को कंट्रोल करेंगे। आइए तो पौधे में किन किन चीजों से कंट्रोल होता है? प्लांट मूवमेंट और प्लांट हार्मोन। आइए सबसे पहले हम प्लांट मूवमेंट को समझने का प्रयास करते हैं। प्लांट मूवमेंट, पादप गतियां। आप फिजिक्स में जो गति पढ़ते हैं उस गति का संबंध यहां से बिल्कुल भी नहीं। पंखा लगता है नीचे चला गया, क्या है? पंखा ऊपर नीचे होता है, ऊपर करिए। चलिए तो पादप गतियां, यहां पर एक शब्द है गतियां यानी कि मूवमेंट। फिजिक्स में हम मूवमेंट पढ़े हैं और फिजिक्स में जो मूवमेंट होता है उसका काम होता है स्थान परिवर्तन। उसका काम क्या होता है? कम नहीं, फिजिक्स में जो हम गतियां पढ़ते हैं उन गतियों में वस्तु स्थान परिवर्तित कर लेते हैं, लेकिन पौधों के गतियों का संबंध स्थान परिवर्तन से बिल्कुल भी नहीं है। पौधे में जो गतियां होती है इन गतियों का संबंध स्थान बदलने से नहीं होता। आप भी जानते हैं कि पौधे जमीन पर एक जगह अस्थायी रहते हैं, उनमें स्थान परिवर्तन नहीं होता। अपवाद कुछ जलीय पौधे हैं जो जल के साथ अपने स्थान को परिवर्तित करते हैं, तो अपवाद है। तो पौधे की जो गतियां है ये वो गति नहीं है जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, ये वो गति नहीं है जिसमें पौधे अपने स्थान बदल लेंगे। वास्तव में पौधे में होने वाले जो ग्रोथ है, ठीक है, पौधे में होने वाले जो ग्रोथ यानी कि वृद्धि है, उन्हीं को क्या कहा जाता है?
पादप गतियां कहा जाता है। पौधे में होने वाले ग्रोथ को ही क्या कहा जाता है दोस्तों? पादप गतियां कहा जाता है। जैसे तना का बढ़ना प्लांट मूवमेंट है, जड़ों का जमीन के नीचे बढ़ना प्लांट मूवमेंट है। तो पौधे में जो जड़ जमीन के नीचे बढ़ रहे हैं, तना वृद्धि कर रहे हैं, पत्तियां वृद्धि कर रहे हैं, यही मूवमेंट है। और जड़ों का बढ़ना जमीन के भीतर, तने का लंबा होना वास्तव में पौधों की क्या है? वृद्धि है। तो प्लांट मूवमेंट का संबंध प्लांट में होने वाले ग्रोथ से है, न कि स्थान परिवर्तन से है दोस्तों। क्लियर बात समझ गए ना? पौधों में होने वाली गतियां जो पौधे में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की व्यवस्था को अंजाम देगा, ये मूवमेंट स्थान परिवर्तन से संबंधित नहीं है, बल्कि पौधों में होने वाले वृद्धि से संबंधित है। तो आइए देखते हैं कि पौधे में कितनी प्रकार की गतियां पाई जाती है। पहली गति, पहली गति है दोस्तों, पहली गति आपका है ट्रॉपिक मूवमेंट। पहली गति आपका प्लांट का क्या है? ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट यानी क्या? अनुवर्ती गति। अनुवर्ती गति, ट्रॉपिक मूवमेंट किसी बाह्य उद्दीपक के द्वारा, किसी बाह्य उद्दीपन के द्वारा, किसी बाह्य उद्दीपन, उद्दीपन समझते हैं ना? नहीं समझते हैं? बाहर का वो फैक्टर जिसके प्रति हमारा शरीर प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, बाहर का वो फैक्टर, वो कारक जिसके प्रति सजीवों का शरीर प्रतिक्रिया व्यक्त करे, उसे क्या कहते हैं? जैसे अंधेरा है, प्रकाश है, ये अंधेरा और प्रकाश के प्रति हमारा शरीर संवेदना व्यक्त करता है कि नहीं करता है? तो प्रकाश एक प्रकार का क्या हुआ? उद्दीपक हुआ। गर्म चीज, गर्म चीज आपके त्वचा पर सटा देगा, आप तुरंत पीछे खींचिएगा, यानी गर्म चीजों के प्रति हमारा शरीर प्रतिक्रिया व्यक्त करता है कि नहीं करता? तो एक तरह से उष्मा भी क्या है? उद्दीपक। हम गुरुत्व बल का आभास करते हैं, कैसे कि जब हम सीढ़ी के ऊपर चढ़ते हैं तो अधिक बल लगने का आभास होता है, वो किसके कारण होता है? गुरुत्व बल। यानी गुरुत्व बल के प्रति भी हमारा शरीर प्रतिक्रिया व्यक्त करता है कि नहीं करता? तो गुरुत्व बल भी एक प्रकार का क्या है? तो ये प्रकाश उद्दीपन है, उष्मा उद्दीपन है, गुरुत्व बल उद्दीपन है, जल उद्दीपन है। बाहरी वो कारक जिनके प्रति शरीर प्रतिक्रिया व्यक्त करे, बाहरी वो कारक जिनके प्रति शरीर संवेदनाएं व्यक्त करे, वही क्या कहलाता है? बाह्य उद्दीपक। प्रकाश बाह्य उद्दीपक है, ताप बाह्य उद्दीपक है, गुरुत्व बल बाह्य उद्दीपक है, जल बाह्य उद्दीपक है, क्योंकि इन सब के प्रति सजीवों का शरीर प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। पानी दीजिए, पौधे लहलहाने लगेंगे, यानी वह पौधे पानी के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त किया, संवेदनाएं व्यक्त किया, और जब देखा संवेदनाएं व्यक्त हुआ तो वो जल को अवशोषित करने लगा दोस्तों। तो बाह्य उद्दीपक आप समझ गए ना? अंग्रेजी में कहते हैं एक्सटर्नल स्टिमुली। एक्सटर्नल, तो बाह्य उद्दीपन के, बाह्य उद्दीपन के प्रभाव से, बाह्य उद्दीपन के प्रभाव से पौधों में, पौधों में, पौधों में होने वाली, पौधों में होने वाली, पौधों में होने वाली वृद्धि को हम क्या कहते हैं? अनुवर्ती गति कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुवर्ती गति कहते हैं। यानी अनुवर्ती गति किसके कारण उत्पन्न होते हैं? बाह्य उद्दीपन के कारण उत्पन्न होते हैं। लेकिन एक बात और याद रखना है कि अनुवर्ती गति हमेशा जो है ना दिशात्मक होती है। क्या होती है? दिशात्मक होती है। और ये दिशा अनुवर्ती गति में दो होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो बाह्य उद्दीपन के प्रभाव से पौधे में होने वाली वृद्धि को हम क्या कहते हैं? अनुवर्ती गति कहते हैं, जो दिशात्मक होती है। अनुवर्ती गति कहते हैं जो दिशात्मक होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव कौन दिशा हुआ? तो बाह्य उद्दीपन के कारण पौधे में होने वाली वृद्धि, वृद्धि का मतलब गति से है। तो अगर वृद्धि उद्दीपन की ओर हो तब वह गति क्या होगा? अगर पौधे में वृद्धि उद्दीपन के विपरीत हो तो क्या होगा? जैसे आप देख रहे हैं ना कि तना जो है प्रकाश की तरफ वृद्धि करता है, तो अगर प्रकाश उद्दीपक है तो प्रकाश के संदर्भ में तने की अनुवर्ती गति क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। वहीं प्रकाश के संदर्भ में पौधे के जड़ की अनुवर्ती गति क्या हो जाएगी? नेगेटिव, क्योंकि जड़ हमेशा प्रकाश के विपरीत जाता है। तो अनुवर्ती गति दिशात्मक होती है, और अनुवर्ती गति में कितनी दिशा होती है? दो दिशा होती है। कौन कौन? पॉजिटिव और, अगर वृद्धि उद्दीपक की तरफ हो तो उसे पॉजिटिव, उद्दीपक के विपरीत हो तो बाह्य उद्दीपन के प्रभाव से पौधे में होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं? अनुवर्ती गति कहते हैं, जो क्या होता है? दिशात्मक होता है। कितने दिशा होते हैं? दो, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब जो समान अनुवर्ती गति है उसको आप याद रखना। जैसे प्रकाश के कारण अनुवर्ती गति होगा तो उसे क्या कहेंगे? प्रकाशानुवर्ती। क्या कहेंगे उसे? अब प्रकाशानुवर्ती गति भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा और, तो प्रकाशानुवर्ती पॉजिटिव किसमें होते हैं? तना में। नेगेटिव किसमें होते हैं? जड़ में। पत्ती में भी प्रकाशानुवर्ती क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्लियर बात समझ रहे ना? उसी तरह जल के कारण जब अनुवर्ती गति उत्पन्न होगा तो उसे क्या कहेंगे? जलानुवर्ती कहेंगे। जलानुवर्ती भी आपका क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और जलानुवर्ती पॉजिटिव किसके संदर्भ में होगा? जल के संदर्भ में। जबकि तनाव के संदर्भ में जलानुवर्ती क्या हो जाएगा? तनाव हमेशा जल के, जल है पृथ्वी के नीचे, तनाव जला है, यानी तनाव में कैसा जलानुवर्ती? नेगेटिव। जड़ में कैसा जलानुवर्ती? तनाव। और पत्ती में कैसा प्रकाशानुवर्ती? पॉजिटिव। जड़ में कैसा प्रकाशानुवर्ती? क्लियर हो गया ना? समझ गए ना? ठीक उसी एक और अनुवर्ती गति होती है, वो है स्पर्शानुवर्ती। और स्पर्शानुवर्ती नेगेटिव नहीं होता है, ये सिर्फ क्या होता है? आप मटर, करेला, कद्दू जैसे पौधे में देखे होंगे कि इनमें टेंड्रिल पाए जाते हैं, जो किसी आधार के संपर्क में आते ही, जो किसी आधार के संपर्क में आते हैं उसे क्या होते हैं? जुट जाते हैं। इस गति को हम क्या कहते हैं? स्पर्शानुगति कहते हैं। और इसमें नेगेटिव होने का कोई सवाल उठता ही नहीं है दोस्तों। स्पर्शानुगति जो, स्पर्शानुवर्ती गति जो है, जो स्पर्श प्लस अनुवर्ती, यानी स्पर्श के कारण जब अनुवर्ती उत्पन्न होता है, किसी ठोस स्पर्श के कारण जब अनुवर्ती गति उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? स्पर्शानुवर्ती। मटर, कद्दू, करेला जैसे पौधे के टेंड्रिल में किस प्रकार की अनुवर्ती गति पाई जाती है? स्पर्शानुगति पाई जाती है। तो अनुवर्ती गति समझ गए। बाह्य उद्दीपक के प्रभाव से पौधों में उत्पन्न होने वाली गति को क्या कहते हैं? अनुवर्ती गति कहते हैं, जो दिशात्मक होती है। इसमें कितनी दिशा होती है? पॉजिटिव। और जब पौधों में वृद्धि उद्दीपक की तरफ हो तो उसे धनात्मक अनुवर्ती कहते हैं, और उद्दीपक के विपरीत हो तो उसे ऋणात्मक अनुवर्ती कहते हैं। प्रकाश के कारण जब अनुवर्ती गति उत्पन्न हो तो उसे क्या कहेंगे? प्रकाशानुवर्ती गति। पॉजिटिव किसमें होगा? इसका मतलब है कि तना और पत्ती हमेशा प्रकाश की तरफ वृद्धि करेगा। प्रकाशानुवर्ती नेगेटिव किसमें होगा? इसका मतलब है कि जड़ हमेशा प्रकाश के विपरीत दिशा में वृद्धि करेगा। उसके कारण जल के कारण जब अनुवर्ती गति उत्पन्न होगा तो उसे क्या कहेंगे? जलानुवर्ती गति। पॉजिटिव किसमें होगा? इसका मतलब है कि जड़ हमेशा जल की तरफ वृद्धि करेगा। जलानुवर्ती गति नेगेटिव किसमें होगा? यानी तना हमेशा जल के विपरीत वृद्धि करेगा। स्पर्शानुगति में पॉजिटिव नेगेटिव होने का सवाल, स्पर्शानुगति हमेशा किसमें रहता है? समझ गया अनुवर्ती? कोई दिक्कत नहीं। पर ये तो अनुवर्ती को समझ रहे हैं कि नहीं?
जब बाह्य उद्दीपन के कारण पौधों में दिशात्मक गति उत्पन्न होती है तो उसे क्या कहते हैं? अनुवर्ती गति। अनुवर्ती गति प्रकाश के कारण होगा तो उसे प्रकाशानुवर्ती कहिएगा। जल के कारण उत्पन्न होगा क्या कहिएगा? ठोस स्पर्श के कारण उत्पन्न होगा। ये पॉजिटिव भी होगा और कोई दिक्कत नहीं ना, समझ गए बातों को। दूसरे गति पर आ जाए। ये गतियों का काम पौधे को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करना। दूसरा गति है दोस्तों नास्टिक मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट इसको कहते हैं अनुकुंचन गति। अनुकुंचन गति ये भी दोस्तों उत्पन्न होते हैं किसके कारण? बाह्य उद्दीपन के कारण। बाह्य उद्दीपन के कारण बिना दिशा वाली गति दिशात्मक गति होती है अर्थात पौधों में वृद्धि होती है तो इसी गति को क्या कहते हैं? अनुकुंचन। यानी अनुवर्ती गति भी बाह्य उद्दीपन के कारण उत्पन्न होती है और अनुकुंचन गति भी बाह्य उद्दीपन के कारण उत्पन्न होती है ना। अनुवर्ती गति भी बाह्य उद्दीपन के कारण उत्पन्न होती है, अनुकुंचन गति भी बाह्य उद्दीपन के कारण उत्पन्न होती है। लेकिन अंतर क्या है दोस्तों? लेकिन अंतर यह है कि अनुकुंचन गति में कोई दिशा नहीं होती है पॉजिटिव नेगेटिव वाली, और अनुवर्ती गति में क्या होती है? दिशा होती है। समझ गए ना? अनुवर्ती और अनुकुंचन में अंतर इतना ही है कि अनुवर्ती गति दिशात्मक होती है जबकि अनुकुंचन गति में कोई दिशा। अनुवर्ती गति और अनुकुंचन गति में समानता यह है कि दोनों ही गति पौधे के बाह्य उद्दीपन के कारण उत्पन्न होते हैं। वैसे पौधे की गतियां हम कोई भी ले, उनके उत्पन्न होने का कारण कोई बाहरी फैक्टर ही है अर्थात बाहरी कारक ही है दोस्तों। तो अनुकुंचन समझ गए? किसी कोई दिक्कत नहीं ना? अनुकुंचन समझे कि नहीं? अब अनुकुंचन में आपको दो याद रखना है। सबसे पहले अगर स्पर्श के कारण अनुकुंचन हो गया तो स्पर्शानुकुंचन गति कहलाएगा। अगर प्रकाश के कारण उत्पन्न हो गया अनुकुंचन गति तो प्रकाशानुकुंचन कहलाएगा। स्पर्श के कारण अनुकुंचन गति उत्पन्न हो गया तो स्पर्शानुकुंचन, और प्रकाश के कारण अनुकुंचन गति उत्पन्न हो गया तो प्रकाशानु। आपको याद रखना होगा स्पर्शानुकुंचन किस पौधे में पाया जाता है? छुई मुई में। प्रकाशानुकुंचन किस में पाया जाता है? फूल में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, प्रकाशानुवर्तन अलग है, प्रकाशानुकुंचन फूल में। प्रकाशानुकुंचन है प्रकाशानुवर्तन, क्योंकि फूल प्रकाश में खिलते हैं, अंधेरे में बंद हो जाते हैं। खिलने और बंद होने में कोई दिशा विपरीत या पॉजिटिव नेगेटिव जैसा आपको लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो अनुकुंचन गति चाहे वो प्रकाशानुकुंचन हो स्पर्शानुकुंचन हो, ये दिशात्मक नहीं होती है, दिशात्मक नहीं होती है। छुई मुई के पत्तियों में किस प्रकार की गति पाई जाती है? स्पर्शानुकुंचन गति पाई जाती है। फूल में किस प्रकार की गति पाई जाती है? तनों में किस प्रकार का? प्रकाशानुवर्तन, वो भी धनात्मक प्रकाशानुवर्तन। क्लियर हो गया? अनुवर्ती गति समझ गए, अनुकुंचन गति समझ गए। अनुवर्ती और अनुकुंचन गति में क्या अंतर है? तो अनुवर्ती दिशात्मक होती है, अनुकुंचन में कोई दिशात्मक नहीं होती। बल पृथ्वी के नीचे है, मतलब पृथ्वी नीचे की तरफ काम करता है, तो जड़ हमेशा नीचे की तरफ भागता है, तो जड़ धनात्मक ऊर्ध्वानुवर्ती होगा। एक लड़का बोला समझिए में आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? तीसरे मूवमेंट क्या कहते हैं? अनुचलन गति कहते हैं। अनुचलन गति भी बाह्य उद्दीपन के कारण ही उत्पन्न होते हैं। अनुचलन भी बाह्य उद्दीपन के कारण ही उत्पन्न होते हैं, लेकिन इसमें अंतर यह है अन्य दोनों गति बाह्य उद्दीपन के कारण ही उत्पन्न हुए थे, और ये भी बाह्य उद्दीपन के कारण ही उत्पन्न हो रहे हैं। अर्थात पौधे के जितने भी मूवमेंट है वह बाह्य उद्दीपनों के कारण उत्पन्न होते हैं। पौधे के जितने भी मूवमेंट है वे बाह्य उद्दीपनों के कारण उत्पन्न होते हैं। अनुचलन स्पर्शानुकुंचन गति कहलाएगा। अगर प्रकाश के कारण उत्पन्न हो गया अनुकुंचन गति तो प्रकाशानुकुंचन कहलाएगा। स्पर्श के कारण अनुकुंचन गति उत्पन्न हो गया तो स्पर्शानुकुंचन, और प्रकाश के कारण अनुकुंचन गति उत्पन्न हो गया तो प्रकाशानु। आपको याद रखना होगा स्पर्शानुकुंचन किस पौधे में पाया जाता है? छुई मुई में। प्रकाशानुकुंचन किस में पाया जाता है? फूल में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, प्रकाशानुवर्तन अलग है, प्रकाशानुकुंचन फूल में। प्रकाश
दिशा वाली गति, और गति का संबंध पौधे में किससे है? वृद्धि से है। बाह्य उद्दीपन, जबकि अनुकुंचन गति में कोई दिशा, अनुवर्ती गति और अनुकुंचन गति में समानता यह है कि दोनों ही गति पौधे के बाह्य उद्दीपन के कारण उत्पन्न होते हैं। वैसे पौधे की गतियां हम कोई भी ले, उनके उत्पन्न होने का कारण कोई बाहरी फैक्टर ही है, अर्थात बाहरी कारक ही है दोस्तों। गति कहलाएगा। अगर प्रकाश के कारण उत्पन्न हो गया अनुकुंचन गति तो प्रकाशानुकुंचन कहलाएगा। स्पर्श के कारण अनुकुंचन गति उत्पन्न हो गया तो स्पर्शानुकुंचन, और प्रकाश के कारण अनुकुंचन गति उत्पन्न हो गया तो प्रकाशानु। आपको याद रखना होगा स्पर्शानुकुंचन किस पौधे में पाया जाता है? छुई मुई में। प्रकाशानुकुंचन किस में पाया जाता है? फूल में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, प्रकाशानुवर्तन अलग है, प्रकाशानुकुंचन फूल में, प्रकाशानुकुंचन है प्रकाशानुवर्तन, क्योंकि फूल प्रकाश में खिलते हैं, अंधेरे में बंद हो जाते हैं। खिलने और बंद होने में कोई दिशा विपरीत या पॉजिटिव नेगेटिव जैसा आपको लग रहा है? नहीं लग रहा है। तो अनुकुंचन गति चाहे वो प्रकाशानुकुंचन हो, स्पर्शानुकुंचन हो, ये दिशात्मक नहीं होती है, ये दिशात्मक नहीं होती है। छुई मुई के पत्तियों में किस प्रकार की गति पाई जाती है? स्पर्शानुकुंचन गति पाई जाती है। फूल में किस प्रकार की गति पाई जाती है? तनों में किस प्रकार का? प्रकाशानुवर्तन, वो भी धनात्मक प्रकाशानुवर्तन। क्लियर हो गया? अनुवर्ती गति समझ गए, अनुकुंचन गति समझ गए। अनुवर्ती और अनुकुंचन गति में क्या अंतर है? तो अनुवर्ती दिशात्मक होती है, अनुकुंचन में कोई दिशात्मक नहीं होती। ट्रॉपिक मूवमेंट का थर्ड पॉइंट समझा दीजिए। थर्ड पॉइंट क्या है? देखें नोट, ट्रॉपिक मूवमेंट का थर्ड पॉइंट है कि तो ये बाप रे, तो हार्मोन पर चला गया के बारे में। हाँ, थर्ड पॉइंट, तनाव ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती पर, गुरुत्व बल के कारण अनुवर्ती गति उत्पन्न होगा तो उसे क्या कहेंगे? गुरुत्वानुवर्ती। अब गुरुत्व बल नीचे है, तनाव जा रहा है, तो तनाव ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती हो जाएगा और जड़ धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती हो जाएगा। क्लियर? तो थर्ड पॉइंट में यानी कि उद्दीपक के तरफ भाग रहा है पार्ट तो धनात्मक, और उद्दीपक के विपरीत भाग रहा है ऋणात्मक। आप जानते हैं गुरुत्व बल पृथ्वी के नीचे है, मतलब पृथ्वी नीचे की तरफ काम करता है, तो जड़ हमेशा नीचे की तरफ भागता है, तो जड़ धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होगा, और तनाव गुरुत्व बल के विपरीत ऊपर भागता है तो तनाव ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती हो जाएगा। तो अनुकुंचन गति में आपको सिर्फ कितना याद रखना है? 2। स्पर्शानुकुंचन किसमें? प्रकाशानुकुंचन फूल में। समझ में आ रहा है कि ना आ रहा है? एक लड़का बोले समझिए में आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? तीसरे मूवमेंट पर आए, तीसरे पर आते हैं। तीसरा है टैक्टिक। टैक्टिक को सही से लिख लीजिएगा, टैक्टिक और टैक्सिक मूवमेंट। इसको क्या कहते हैं? अनुचलन गति कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुचलन गति कहते हैं। अनुचलन गति भी बाह्य उद्दीपन के कारण ही उत्पन्न होते हैं। अनुचलन भी बाह्य उद्दीपन के कारण ही उत्पन्न होते हैं, लेकिन इसमें अंतर यह है अन्य दोनों गति से, अन्य दोनों गति बाह्य उद्दीपन के कारण ही उत्पन्न हुए थे, और ये भी बाह्य उद्दीपन के कारण ही उत्पन्न हो रहे हैं। अर्थात पौधे के जितने भी मूवमेंट है वह बाह्य उद्दीपनों के कारण उत्पन्न होते हैं। पौधे के जितने भी मूवमेंट है वे बाह्य उद्दीपनों के कारण उत्पन्न होते हैं। अनुचलन गति यानी कि टैक्टिक और टैक्सिक मूवमेंट भी बाह्य उद्दीपन के कारण उत्पन्न होते हैं, लेकिन इस प्रकार की गति में पौधे स्थान परिवर्तित कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? स्थान परिवर्तन कर लेते हैं। अब निश्चित तौर पर जब पौधे स्थान परिवर्तन कर रहे हैं अनुचलन गति में, तो आप यह कह सकते हैं कि यह गति का स्थलीय पौधों में पाया जाना संभव है? नहीं है। अनुचलन गति का मतलब है कि अनुचलन गति में पौधे अपने स्थान परिवर्तित कर लेते हैं, यानी कि बाह्य उद्दीपनों के कारण पौधे में पाई जाने वाली ऐसी गति जिसमें पौधे स्थान बदल ले उसे हम क्या कहते हैं? और जब अनुचलन गति में स्थान बदल रहा है, अनुचलन गति में स्थान बदल रहा है दोस्तों, तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि यह स्थलीय पौधे में पाया जाना संभव नहीं है, क्योंकि स्थलीय पौधे स्थान बदलेगा तो क्या लगता है? बरगद का पेड़ का देगा स्थान बदल लेंगे क्या? तबाही मच जाएगा क्या जी? तो यह जो अनुचलन गति है यह केवल जलीय पौधों में पाए जाते हैं। किन पौधों में? जलीय पौधे रसायन के द्वारा किसी धारा के प्रभाव में जब स्थान बदल लेते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? अनुचलन गति। तो पौधे में कितने प्रकार के मूवमेंट पाए जाते हैं? अनुवर्ती गति, अनुकुंचन गति और अनुचलन। बाह्य उद्दीपनों के कारण दिशात्मक गति को हम अनुवर्ती गति कहते हैं। बाह्य उद्दीपनों के कारण होने वाली दिशात्मक गति को हम अनुवर्ती गति कहते हैं। बाह्य उद्दीपनों के कारण बिना दिशा वाली गति को अनुकुंचन गति कहते हैं। बाह्य उद्दीपनों के कारण जब पौधे स्थान बदल लेते हैं उसे अनुचलन गति कहते हैं। अनुचलन गति स्थलीय पौधे में नहीं पाए जाते हैं, अनुचलन गति केवल जलीय पौधे में ही पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? तो प्लांट में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की व्यवस्था के लिए क्या क्या बने थे? चलिए क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन को तभी समझाए दोस्तों, हिंदी में उसको समन्वयन कहते हैं। समन्वयन क्या है? थोड़ा हिंदी डिक्शनरी भी देख लीजिए। क्या देखो इसमें क्या हुआ? स्थान परिवर्तन। क्लियर हो गया? आप समझ गए? तो प्लांट में कितने प्रकार के मूवमेंट? 3। अगला है दोस्तों नियंत्रण करने का। पौधों में नियंत्रण करने के लिए क्या पाए जाते हैं? प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन क्या है, यानी कि हार्मोन क्या है? अगर डायरेक्ट सवाल आ जाए कि हार्मोन क्या है दोस्तों, हार्मोन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। हार्मोन एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो सजीवों के शरीर में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की व्यवस्था को बनाए रखता है। परिभाषा तो यही देंगे हम। हार्मोन क्या है? तो इसका सबसे सटीक परिभाषा यही होगा, हार्मोन ऐसे जटिल कार्बनिक पदार्थ है। हार्मोन ऐसे जटिल, इधर ध्यान, अपना नोट देखो जी, देख रहा है कहीं और, ध्यान में रखिए, ध्यान इधर नहीं। प्लांट हार्मोन, हार्मोन क्या है? तो हार्मोन ऐसे जटिल रासायनिक पदार्थ, जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो सजीवों के शरीर में किस कार्य को अंजाम देंगे? कंट्रोल और। हार्मोन का काम सजीवों के शरीर में क्या करना है? कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करना है। यानी हमारा शरीर जो नियंत्रित रहता है, हमारे शरीर के भिन्न भिन्न अंगों के कार्यों के बीच जो एक सामंजस्य अर्थात समन्वय स्थापित होता है, वही काम हमारे शरीर में हार्मोन करते हैं, वही काम पौधे के भी हार्मोन पौधे के शरीर में करते हैं। तो हार्मोन क्या है समझ गए? एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की व्यवस्था को क्या करेंगे? अंजाम देंगे। अब पौधे में दोस्तों, पौधे में कई हार्मोन बनते हैं जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की व्यवस्था करते हैं, लेकिन कई वैज्ञानिकों का मानना है कि पौधे में कोई हार्मोन बनते ही नहीं है। अब ऐसा क्यों है दोस्तों? तो हार्मोन के निर्माण के लिए पौधे के शरीर में एक ग्रंथि का होना जरूरी है, और उसका नाम क्या है?
इंडोक्राइन ग्लैंड, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, अंतःस्रावी। सजीवों के शरीर में हार्मोन निर्माण करने के लिए विशेष ग्रंथियां पाई जाती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, अंतःस्रावी। अंतःस्रावी ग्रंथि का काम हार्मोन बनाना ही होता है, जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन को अंजाम देंगे। अब कई वैज्ञानिकों का मानना है कि पौधे में कोई हार्मोन बनते ही नहीं है, और इस बात की पुष्टि के लिए वे जीव वैज्ञानिकों का कहना है कि पौधे में अगर हार्मोन बनते तो निश्चित ही पौधे में क्या होते। लेकिन वास्तविकता यह है दोस्तों कि पौधे में कोई अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं पाई जाती है, पौधों में कोई अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं पाई जाती है। इसलिए कई वैज्ञानिकों का मानना है कि पौधे में हार्मोन बनते ही नहीं है। तो पौधे के जो हार्मोन है ना दोस्तों, वह वास्तविक हार्मोन नहीं है, क्योंकि वास्तविक हार्मोन अगर पौधे में होते तो निश्चित ही पौधे में क्या होते। लेकिन पौधे में कोई अंतःस्रावी ग्रंथियां नहीं होती है। लेकिन पौधे में कई ऐसे कार्बनिक पदार्थों का निर्माण उनके जड़ में, उनके तना में, उनके पत्तियों में, उनके बीजों में, उनके फलों में होते हैं, जो पौधों के शरीर में ठीक उसी तरह काम करते हैं जिस तरह मानव के शरीर में कौन काम करते हैं। क्लियर बात। पौधे में कोई अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, इसीलिए वास्तविकता यह है कि पौधों में कोई वास्तविक हार्मोन नहीं बनते हैं। तो फिर हम प्लांट हार्मोन पढ़ क्यों रहे हैं। पौधे में कई ऐसे पदार्थ, कई ऐसे जटिल कार्बनिक पदार्थ पौधे के तना, पत्ती और भिन्न भागों में बनते हैं, जो जटिल रासायनिक पदार्थ पौधे के शरीर में कार्य वही करते हैं जो कार्य हार्मोन का है, अर्थात कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का है। तो उसी पदार्थ को क्या मान लिया गया है। लेकिन पौधे के हार्मोन वास्तविक है, क्योंकि वे अंतःस्रावी ग्रंथि में बनते नहीं है। और जो जीव वैज्ञानिक कहते हैं कि पौधे में हार्मोन नहीं बनते हैं, तो उन जीव वैज्ञानिकों को भी वो रासायनिक पदार्थ तो जरूर दिखता होगा। तो जो वैज्ञानिक कहते हैं हार्मोन नहीं बनते हैं, वो वैज्ञानिक का मानना है कि पौधे में जिस जो चीज हार्मोन की तरह कार्य कर रहे हैं वे वास्तव में वृद्धि नियंत्रक पदार्थ है। क्या है। तो कुछ जीव वैज्ञानिक प्लांट हार्मोन को हार्मोन न कहकर वृद्धि नियंत्रक पदार्थ कहते हैं, और कुछ वैज्ञानिक को पारा हार्मोन भी कहते हैं। इसलिए आप ये भी याद रखिएगा कि प्लांट के जो हार्मोन होते हैं दोस्तों, प्लांट के जो हार्मोन होते हैं उसको हम ग्रोथ रेगुलेटर सबस्टेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रोथ रेगुलेटर सबस्टेंस कहते हैं, या इसका दूसरा नाम क्या है, पारा हार्मोन है। लेकिन पौधों के हार्मोन जंतुओं अर्थात मानव के हार्मोन की तरह वास्तविक नहीं होते हैं, क्योंकि पौधों में कोई अंतःस्रावी ग्रंथियां नहीं बनती है। लेकिन पौधों के भिन्न भागों में कुछ जटिल रासायनिक पदार्थ जरूर बनते हैं, जो काम करते हैं सिर्फ किसका, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का। इसलिए उसे क्या माना गया है, हार्मोन माना गया। क्लियर हो गया। तो पौधे के हार्मोन को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है, ग्रोथ रेगुलेटर सबस्टेंस और कोई दिक्कत, समझ गए। अब एक एक करके हम प्लांट के हार्मोन को पढ़ेंगे, ठीक है। प्लांट हार्मोन तो वास्तविक नहीं है, समझ गए। सिर्फ जड़, तना, पत्ती, कुछ कुछ भागों में हार्मोन जैसे पदार्थ बनते हैं, लेकिन वो वास्तविक है। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्लास में बैठ रहिएगा, कोई भी हिला डुला बैठ रहिए, व्यवस्था बनाए रखिए दोस्तों। अगला क्लास में हम हार्मोन को पढ़ेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होता, बैठ रहिए, निकलने दीजिए हमको, उसके बाद तुरंत निकल जाइए। हड़बड़ाइए नहीं, हड़बड़ाइए नहीं।